नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 2021 जब संपूर्ण देश गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व मना रहा था, 72वें गणतंत्र दिवस की जोर शोर से उसका आयोजन चल रहा था और देश की राजधानी दिल्ली में जैसे ही कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय पर्व जैसे ही संपन्न हुआ, वैसे ही एक बहुत बड़ी घटना घट गई। लाल किले की प्राचीर से, जहां प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, उसी लाल किले पर कुछ ऐसे उपद्रवी ताकतों ने हमला बोलकर और अपना ध्वज वहाँ फहराया, जो संपूर्ण राष्ट्र को शर्मसार करने वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दृष्टि से उस कृत्य की आलोचना हो रही है, हम भी उसकी आलोचना करते हैं, हर व्यक्ति उसकी आलोचना करता है। आज हम उसी विषय को लेकर बातचीत करेंगे और उसके लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर यूपी सिंह जी, जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं और वर्तमान में गोरक्षनाथ पीठ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण पद पर आप कार्यरत हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आपसे हम इस पर बातचीत करेंगे। सिंह साहब, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद। और हम अपनी बात की शुरुआत ही यहीं से करते हैं कि जब संपूर्ण देश, या यूँ कहें कि संपूर्ण दुनिया में जब भारतीय गणतंत्र दिवस की धूम मची थी, लोग गणतंत्र दिवस का पर्व मना रहे थे, उसी बीच कुछ ऐसे संगठन किसानों की आड़ में लाल किले पर घुसते हैं और लाल किले पर जो वो कृत्य करते हैं उससे पूरे देश को शर्मसार करते हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि कुछ किसानों की आड़ में कुछ अराजक तत्व वहाँ घुस गए हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि अराजक तत्वों द्वारा कार्य किया गया। देखिए, एक तो 26 जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व, बिल्कुल, लाल लाल किला एक राष्ट्रीय स्मारक और राष्ट्र ध्वज, ये हमारे आन बान शान, हमारी मर्यादा, हमारी देश का एक महत्वपूर्ण ध्वज है। तीनों का अपमान लोगों ने किया और ये बहुत ही बड़े उन्होंने हमारे देश की क्षति हुई ही, साथ साथ हम सबको के लिए अत्यंत चिंताजनक, निंदनीय और दुर्भावना से ग्रस्त एक कार्यक्रम है। मैं दुर्भावना इसलिए कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने किया वे हमारे राष्ट्र को तो क्षति पहुँचाया ही, भारतवर्ष की छवि को उन्होंने अन्य के देशों में भी धूमिल किया। अभी इसके पूर्व एक घटना हुई थी अमेरिका में, जबकि कैपिटल में कुछ आतंकवादी तक जा करके वहाँ पर तोड़फोड़ किया। उससे भी ज़्यादा दुखद घटना है, क्योंकि वह घटना तो किसी अन्य दिन हुई थी, ये राष्ट्रीय पर्व के दिन इन्होंने ऐसा किया, राष्ट्रीय पर्व के दिन। हाँ, ये तो और बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय है। देखिए, लोकतंत्र की स्थापना 26 जनवरी को हुई है। वर्तमान लोकतंत्र की बात में कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भारतीय लोकतंत्र। लेकिन भारत एक रिपब्लिक, विश्व का सबसे पुराना रिपब्लिक है। वैशाली को कहते हैं, वैशाली में विश्व की सबसे पहला डेमोक्रेसी स्थापित हुई। तो विश्व को सबसे पुराना लोकतंत्र भारतवर्ष है और भारतवर्ष ने लोगों को लोकतंत्र का पाठ दिखाया। देखिए कितना, ये देखिए यहाँ की स्थिति क्या होती है। चुनाव होता है, चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन तुरंत हो जाता है, अगर परिवर्तन के लिए वोट दिया गया है तो।
बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका अपने को लोकतंत्र मानता है, वहाँ क्या हुआ? सत्ता के परिवर्तन के पहले कितनी ज़्यादा वहाँ बातें लोगों को की गई, रिजल्ट आ गया, लेकिन उसके बाद भी एक पक्ष मानने को तैयार नहीं था कि पराजित हो गया है। भारतीय लोकतंत्र से उन लोगों को सीखना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र माने 26 जनवरी जो हमारा लोकतंत्र, जो हमारा जिस दिन रिपब्लिक हुआ हमारा देश, और वह तो एक लोगों को सीख देता है। बिल्कुल। उस दिन ऐसी घटना करना ये न केवल देश का अपमान है, हमारी संस्कृति का अपमान है, हमारी परंपरा का अपमान है, हमारी सभ्यता का अपमान है, बल्कि ये सारे राष्ट्र को शर्मसार करता है। हमें दुख है कि इससे घटना हुई। सारा भारतवर्ष दुखी है। इसमें किसी किसानों को दोष देना उचित नहीं है। उचित नहीं है। किसानों की आड़ में, जैसा कि आपने खुद कहा, कुछ अराजक तत्व आ गए। वे अराजक तत्व कहाँ से आए, कैसे आए, इसकी तो पूरी भली भांति छानबीन होना चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ विदेशी तत्व, हो सकता है विदेशी तत्व हों, इसके पीछे उनका एक हाथ कहीं न कहीं पर साजिश से हाथ रहा हो, क्योंकि आंदोलन बड़े शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा था, अच्छे वातावरण में चल रहा था, वार्ताओं में बात होती थी। डेडलॉक होने पर भी वार्ता टूटती नहीं थी। और एक समय ऐसा आया जब लगता कोई एक अस्थायी हल निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं निकल पाया। नहीं निकल पाने से ऐसा नहीं है किसानों के अंदर, क्योंकि किसान और जवान, बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। देखिए, ये जो जवान हैं जिनके साथ संघर्ष हुआ, और हमें दुख है कि अराजक तत्वों ने जवानों को पीटा, और उन्होंने बड़ा पेशेंस और बहुत धैर्य दिखाया उन्होंने, कि रिटेलिएट नहीं किए। उनकी संख्या भी कम थी, क्योंकि गणतंत्र दिवस होने के नाते वो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो और व्यस्त थे, इसलिए उनकी संख्या वहाँ कम रही होगी, इसलिए वो न रिटेलिएट की अच्छी बात है। लेकिन हर जवान जो है किसान परिवार से ज़्यादातर आते हैं। अगर देखा जाए तो 99% जो जवान है वो किसान परिवार से आया है, किसी बड़े परिवार से नहीं आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक परिवार का संघर्ष हो गया, दो भाई आपस में लड़ गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? इससे बढ़ के दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो इस घटना की जितना निंदा किया जाए वो कम है। सिंह साहब, हमारा संविधान जी 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ जी, और संविधान ही हमें ताकत देता है। संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हमारा संविधान करता है जी। और इस संसदीय लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो हमें मूल अधिकार मिले तो उसमें तमाम सारे जो इसमें 6 जो मूल अधिकार हमको मिले हुए हैं, उसमें वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसकी आड़ में लोग जो चाहते हैं वो कह देते हैं। जी भाई, उसी स्वतंत्रता के अधिकार में हम अपनी बात आंदोलन के जरिए या जुलूस के जरिए करते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी अधिकार का दुरुपयोग करते हैं तब वह अधिकार स्वतंत्र नहीं रह जाता है। जी। ऐसी स्थिति में ऐसे कृत्यों पर प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था हमारे ही संविधान में है। जी। अगर हमारी अभिव्यक्ति ऐसी है जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है, जिससे लोक शांति या उस व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, या कहीं से किसी तरह का राष्ट्रीय संकट उत्पन्न होने की स्थिति में वह कृत्य आ रहा है, तो हमें उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार, यद्यपि संयम का परिचय भारत सरकार ने दिया है, जैसा कि अभी आपने कहा कि जो सेना है उस समय अन्य सुरक्षा में व्यस्त रही है, फिर भी ये तर्क नहीं होता है। हमारे संविधान में यह वर्णित है कि हमारी जो आज़ादी है उस पर, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर प्रतिबंध लगाने की पूरी व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में कहाँ से चूक हो गई, क्या कहेंगे आप? क्योंकि लाल किले पर पहुंच जाना जी, ये स्वयं अपने आप में सिर्फ आताताइयों की हिम्मत नहीं, हमारी चूक भी तो इसमें कहीं न कहीं शामिल है। क्या कहेंगे? हम 2 चीज़ें कहेंगे हम।
पहली बात तो ये कहेंगे जहाँ हमको अधिकार मिला हुआ है वहाँ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। कर्तव्य भी हैं। हम अपने अधिकारों के लिए तो लड़ते हैं लेकिन अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, ये उचित नहीं है। देश सबका है, डेमोक्रेसी सबकी है। डेमोक्रेसी माने ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। पीपल माने सब, उसमें किसान भी हैं और सारा देश का एक एक नागरिक है। उसमें सब में न तो पंथ का विभाजन है, न जाति का विभाजन है, कोई विभाजन नहीं, सब माने सब, ऑल। तो सबके लिए एक कुछ कर्तव्य भी निर्धारित हुए हैं। हम अपने कर्तव्यों के साथ अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। और कहीं कहीं चूक अवश्य हुई है, मैं मानता हूँ। ट्रैक्टर मार्च निर्धारित था। एक तो ट्रैक्टर मार्च को मैं समझता हूँ कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी उनको, और एक दिन टाल देते, वो भी गणतंत्र दिवस मनावें। बिल्कुल, जहाँ हैं वहीं पर मनावें, बिल्कुल। जिस संस्था में उस संस्था में मनावें। देश के शूरवीरों को याद करें, भगत सिंह को याद करें, उधम सिंह को याद करें, चंद्रशेखर आज़ाद को याद करें, स्वामी विवेकानंद को याद करें जिन्होंने भारत माता का एक भव्य रूप की कल्पना की थी। हम देश के उन महान पुरुषों को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करें, महात्मा गांधी को याद करें। देश के उन महान पुरुषों को याद करने का यह अवसर था, न कि कोई ट्रैक्टर मार्च निकालने का अवसर था। बिल्कुल। किसानों को चाहिए था, और किसान भी समझे हुए हैं, सूझबूझ वाले हैं। उनका एक कृत्य नहीं है किसी धार्मिक या किसी सामाजिक संगठन से जोड़ करके देखना है, बिल्कुल गलती होगी। एक होना ही नहीं, न तो किसी सामाजिक संगठन जिम्मेदार है, न कोई धार्मिक संगठन जिम्मेदार है। केवल जिम्मेदार का और कुछ थोड़े से आतंकवादी हैं या थोड़े से अराजक तत्व हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ, हम अपने कर्तव्यों को भूल गए। हमारा कर्तव्य क्या होता है? उस दिन हमारा कर्तव्य यही था कि हम देश के उन महान वीरों को याद करें। देखिए कितना एक तरफ दुखद है कि एक तरफ परेड चल रहा था, बिल्कुल, जिसमें सेना के जवान, बालिकाएं एयरफोर्स का द्वारा उनकी शौर्य गाथा वहाँ प्रदर्शित हो रही थी। वह राष्ट्रीय शौर्य को प्रदर्शन करने का दिन था, न कि सड़क पर आंदोलन निकालने का दिन था। और जब ट्रैक्टर का मार्च रूट बदला, उन्होंने ट्रैक्टर मार्च का रूट जब बदला, उस समय भी थोड़ी चूक हो गई कि लगता है कि हम लोगों ने उनको सूचना नहीं मिल पाई, या मिल पाई तो तैयार नहीं हो पाए उसके लिए। तो ये दोनों चूक हम मानते हैं कि है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा इंटेलिजेंस एजेंसी भी चूक हो सकती है, और या ये भावना रही होगी हमारे राष्ट्र के सैनिकों में या स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर कि ये किसान है, अगर कहीं से ये अपने रूट का उल्लंघन भी करता है तो ये रूट का उल्लंघन करेगा, जा करके कहीं उपद्रव नहीं करेगा, ये भावना रही होगी। नहीं, ये भावना तो होना भी चाहिए, बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। किसान उपद्रवी नहीं है, नहीं हो सकता, किसान उपद्रवी नहीं है, बिल्कुल। और किसानों के बीच में कुछ अराजक तत्व घुस जाएंगे, यह शायद वो लोग, हाँ, ये अनुमान नहीं रहा, ये अनुमान नहीं, चूँकि यही है कि उनको ये अनुमान नहीं है किसानों के बीच में कुछ अराजक तत्व भी घुस जाएंगे। क्योंकि जो वातावरण में एक अवसर ऐसा आया था जबकि वातावरण बहुत ही अच्छे आ गया था। किसानों के लिए गए लंगर में जो सरकारी वार्ताकार थे उन्होंने भोजन किया, बिल्कुल। सरकारी लोग जो चाय की व्यवस्था की, किसानों ने उसमें भागीदारी की। तो एक इतना अच्छा वातावरण को एकाएक बिगड़ जाएगा, ये अनुमान नहीं था। और किसानों के बीच में आतंकवादी और कुछ आएंगे, इसका अनुमान नहीं था। ये इतना एक चूक हुई, यही चूक। लेकिन विश्वास तो किसान पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान समाज के बहुत अंग हैं और वो हमारा जो रोटी चलती है उन्हीं के नाते चलती है। बिल्कुल। विश्वास की क्राइसिस नहीं होना चाहिए। मतलब किसानों पर थोड़ी सी अगर मैं वार्ता करूं तो जो 3 कृषि बिल थे जो कानून बन गए, और उसी जो कानून जो बने उसी का विरोध जो है, उसमें परिवर्तन की मांग को लेकर के विरोध शुरू हुआ, और वो विरोध इस कदर बढ़ा कि कुछ संगठन मांग करने लगे कि नहीं, वो कानून ही ख़त्म कर दिया जाए। यद्यपि सरकार उनसे लगातार वार्ता का क्रम चलता रहा, और सरकार ने यहाँ तक कह दिया कि चलिए हम 1-1.5 साल के लिए पोस्टपोन कर दे रहे हैं। बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छा मौका। सरकार ने 2-3 मौके उनको दिए। एक बार उन्होंने 2 शर्तों को मान लिया,
आपकी 2 शर्तों को हम स्वीकार कर लेते हैं और लगा कि अगली बैठक में सारी समस्या खत्म हो जाएगी। सरकार ने 2-3 बार मौका दिया और आज भी मौका दे रहे हैं। बिल्कुल। आज भी मोदी जी कह रहे हैं कि वह हमारे आपके बीच में कोई एक फ़ोन कॉल की है, हम निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय पर हम लोग फिर मिलने को तैयार हैं। तो सरकार की ओर से तो बड़ा सार्थक पहल चल रही है, अभी भी चल रही है। किसानों को थोड़ा सा इन अराजक तत्व, हमको लगता है इस आंदोलन को कुछ अराजक तत्वों ने भी अपने हाथ में लेकर के अपनी रोटी चकने का प्रयास किया निश्चित उसी से हालात बिगड़े। बिल्कुल। कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, अक्सर खतरा वहीं होता है जहां विश्वास होता है। जिस व्यक्ति पर भरोसा करता है, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे वो सरकार हो, जहां वो विश्वास करती है वहीं विश्वासघात की भी संभावना बनी रहती है। किसानों पर पूरे देश को भरोसा है, सरकार को भरोसा है, तो होना भी चाहिए। अब किसानों की आड़ में कैसे कोई व्यक्ति किसान बन के, जैसे मान लीजिए कि हम राष्ट्र के उत्थान के लिए अगर कोई कार्य कर रहे हैं, कोई आंदोलन कर रहे हैं, हम भगवा झंडा लेकर के चल रहे हैं और उसी भगवा के भेष में कोई आतंकवादी अगर हमारे जुलूस में घुसता है तो वह उस जुलूस का दोष नहीं हो सकता, वह उस व्यक्ति का व्यक्तिगत उसकी त्रुटि हो सकती है। नहीं, जुलूस के बारे में तो हम कोई भी जुलूस चला उठा वो शांतिपूर्वक निकलना चाहिए, उसके बारे में तो कोई हर डेमोक्रेसी में हर बात को अपनी बात कहने का हर बात का अधिकार है, जुलूस निकालने का भी अधिकार है। जुलूस की अनुमति दे दी गई थी, हम जुलूस को कोई दोषी नहीं मानते हैं। दोषी वही है, जैसा कि आपने अभी बताया, कि जो उसमें आतंकवादी या जो अराजक तत्व जो उसमें घुस गए थे, जिन्होंने इस कृत्य को किया, वही दोषी हैं। बिल्कुल। उन अराजक तत्वों को ही लोकेट करना चाहिए और इस घटना को लेकर के किसी भी हालत में किसानों के साथ जो विश्वास बना है, विश्वास बनाने का प्रयास होना चाहिए। और विश्वासघात किसानों ने नहीं किया, विश्वासघात तो कुछ लोगों ने घुस करके वहाँ पर माहौल को बिगाड़ा, यही एक बात है। सबसे बड़ी यही कमी है। हम बंद कर देते हैं। अभी भी आपस में विश्वास बना कर रखना पड़ेगा सरकार को। किसानों के जो वार्ताकार हैं, जो उनके नेता हैं, जो उनके आंदोलन के करता था, उनके बीच विश्वास बनाना चाहिए। शायद इसी आधार पर मोदी जी ने कहा, इसी विश्वास को दिखाने के लिए उन्होंने कहा एक फ़ोन कॉल। बिल्कुल। एक फ़ोन कॉल में हम फिर आप वार्ता करने को तैयार हैं। तो विश्वास तो होना चाहिए। बिल्कुल। किसानों में भी विश्वास होना चाहिए और सरकार में विश्वास होना चाहिए। किसानों का सरकार में, सरकार किसानों में विश्वास होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति मतलब विश्वास की भावना होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, उन अधिकारों के साथ साथ कुछ दायित्व हैं। उन दायित्वों का निर्वहन करना हमारा दायित्व होता है, मेरा कर्तव्य होता है कि इस देश का हर नागरिक अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करे, पालन करे। अगर वो अपने दायित्वों का निर्वहन करता है तो ऐसे लोगों को उनके जुलूस या उनके समूह में शामिल होने की संभावना कम हो जाती है जो हमारी आड़ में देशद्रोही कृत्य करते हैं। तो कैसे आप हमारे दर्शकों को ये संदेश देंगे कि हमें कैसे पहचान करनी चाहिए कि हमारे बीच में कोई आताताई न घुस जाए, हमारे बीच में कोई उपद्रवी न घुस जाए, हमारे बीच में कोई आतंकवादी न घुस जाए? इसकी पहचान हम किस तरह से, किस भावना के साथ कर सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसकी पहचान तो ज़रूरी यूँ भी है क्योंकि कोई आंदोलन जिस उद्देश्य को लेकर चलता है, अगर उस आंदोलन में अराजक तत्व आकर के हिंसा फैलाते हैं तो आंदोलन की धार ही ख़त्म हो जाती है। अगर वो अच्छे कार्य के लिए भी है, कुछ भलाई के लिए भी है, तो उसका महत्व वो आंदोलन बदनाम हो जाता है और बदनाम आंदोलन से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। तो उनके पहचान तो होना चाहिए। इसलिए इसकी तरीका भी ये हो सकता था कि ऐसे लोग जो हमारे आंदोलन में
हम कोई आंदोलन कर रहे हैं, मान लीजिए हमने डेमोक्रेटिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से कोई एक आंदोलन या कोई कार्यक्रम या कोई अभियान कर रहे हैं, उस अभियान से जुड़ने वाले लोगों की जानकारी के बारे में पहले आप मालूम कर लीजिए कि कैसे लोग हैं। बिल्कुल, ये खतरा बराबर रहेगा कि अराजक तत्व जुट जाएँ और उस आपके जो अराजक तत्व आते हैं जुटते हैं, वह सबसे बड़ा नुकसान तो उन अभियान करने वालों का करते हैं। जो आंदोलन करता है उनका सबसे बड़ा नुकसान करते हैं, विरोधी नुकसान नहीं करते हैं। बिल्कुल। जो आंदोलन जिन दूसरे पक्ष को नुकसान नहीं करते, आप उस पक्ष का नुकसान करते हैं जिसके साथ जुड़ते हैं। क्योंकि अब देखिए सारा का सारा राष्ट्र जो कभी कभी आंदोलन के पक्षधर थे वे भी बिल्कुल अब कहते हैं आंदोलन बदनाम, ये आंदोलन बदनाम हो गया, इसकी धार खत्म हो गई। यहाँ तक कि शरद पवार जी ने, अमरिंदर सिंह ने, जो आंदोलन के समर्थक थे, इन लोगों ने भी क्रिटिसाइज़ किया है इस घटना को लेकर के। बिल्कुल। कोई भी आदमी जो डेमोक्रेटिक है, देशभक्त है, वो यही चाहेगा कि कोई भी अभियान, चाहे वह आंदोलन के रूप में हो, वार्ता के रूप में हो, धरना के रूप में हो, प्रदर्शन के रूप में हो, कोई मार्च के रूप में हो, में शांतिपूर्वक ढंग से काम करने वाले लोग, देश के लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग, देश का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल यह सबसे बढ़ करके है, किसी आंदोलन से बढ़ करके। क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाना है, किसकी है राष्ट्रीय संपत्ति? हमारी है, आपकी है, आपके बच्चे चढ़ते हैं। अगर कोई बस टूट गई तो कल हो सकता था उसी बस से आपके बच्चे स्कूल जाते हों। बिल्कुल। अब वो बस टूट गई, स्कूल की बसों को तोड़ देना, या राष्ट्रीय जो नेशनल परिवहन है उसको क्षत पहुंचाना, ट्रेन को क्षत पहुंचाना, ये सब किसका है? इसमें ये हमारी सुविधा के लिए। बिल्कुल। उसमें आपके बच्चे भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं। तो ये तो इसके लिए सतर्कता बरतना ज़रूरी है, और सतर्कता की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों बनती है जो आंदोलन को चलाते हैं। एक माहौल बनता जा रहा है, जैसा कि 26 जनवरी के बाद यद्यपि की स्थितियां सामान्य हुई हैं, लेकिन अभी 29 तारीख को इजरायली दूतावास पर एक विस्फोट हुआ। हाँ, ऐसी स्थिति में एक संभावना बन रही है कि कहीं न कहीं से आतंकवादी हमारे देश की व्यवस्था को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ये आतंकवादी आते कहाँ से हैं? ज़्यादातर आतंकवादी हम नहीं समझते हैं कोई भारतीय नागरिक जब तक उसको कहीं बाहर से प्रोत्साहन न मिले तब तक राष्ट्र के संबंध को बिगाड़ने के लिए कोई ऐसे किसी दूतावास में या किसी जगह पर विस्फोटक पदार्थ रखेगा या विस्फोट करेगा। इसमें हमारी जिम्मेदारी यही बनती है कि हम ऐसे तत्वों को ढूंढें, पता लगा करें, और हो सकता है कि अगर हमारे देश का कोई नवयुवक है तो कहीं न कहीं कुछ लोगों द्वारा बगलाया गया है। कोई भी आंदोलन में दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो राजनीतिक न हो, बिल्कुल, राजनीतिक मंच से उसको किसानों ने शुरू में किया, बाद में पार्टियों ने बहुत जुड़ने का प्रयास किया, तो वो अलग बात है। उसका राजनीतिक मंच अपने राजनीति से अलग हो, नंबर एक। दूसरा, यह अराजक तत्वों से अलग हो, दूसरा नंबर एक। और तीसरा, उसमें ये भी ज़रूरी है कि जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य पर ही केंद्रित हो। बिल्कुल, उद्देश्य से इतर किसी बिंदु पर उसका फोकस न जाने पावे। अब जब फोकस हट जाता है, जैसे यहाँ इस साइड में जो दूतावास पर जो घटना हुई, वो कहीं न कहीं पर भारत इस्राइल के संबंध को खराब करने की कोशिश, बिगाड़ने के उद्देश्य हुई। उसका फोकस ये नहीं था कि हम वहाँ करें, इस संबंध को बिगाड़ने के आधार पर किया गया। अब समझदारी इसी में है कि जो हमारे संबंधों को बिगाड़ने के लिए किस तरह घटनाएं कर रहे हैं उनके हम शिकार न बन जाएं। बिल्कुल, हमारे संबंध यथावत बने रहें, और जो इस प्रकार घटनाएं करते हैं उनके पर कठोरतम कार्रवाई किया जाए। बिल्कुल, जो लीगल कानूनी कार्रवाई कठोरतम किया जाए। मतलब कठोरतम कार्रवाई से तात्पर्य, अगर मैं थोड़ा सा इसको हम अपने उत्तर प्रदेश से जोड़ दें कि उत्तर प्रदेश में चूँकि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में बागडोर है, और यहाँ जब उपद्रव हुए
तो सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी ने एक एक्शन लिया जो संपूर्ण दुनिया में सराहा गया कि जिस व्यक्ति ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाया उसकी वसूली उसी से किया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और ये इस आदेश का असर इतना हुआ कि विदिन 1 वीक सारी व्यवस्था सामान्य हो गई। तो इस तरह के अनुकरण की बात, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के अनुकरण की बात इस राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, उसके बाद में यूपी में घटनाएं बंद हो गई। बिल्कुल। अभी जो आंदोलन छिड़ा है, यूपी के बॉर्डर पर ही किसान इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल। जो गाजीपुर का बॉर्डर है वह यूपी का बॉर्डर है। बिल्कुल। उसी लेकिन हिम्मत नहीं है कोई इस तरह का हिंसा या व्यापक क्षति पहुँचाने से संबंधित करें, हिम्मत नहीं पड़ रही है। बिल्कुल। कहीं न कहीं पर ये उस जो उन्होंने यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ भी निर्णय लिया है और लागू किया है, जो निर्णय उनके खाते भी है, जो निर्णय लेते हैं लागू करते हैं तो कागज़ पर नहीं है। तो उसी का प्रभाव है कि किसान आंदोलन उधर दिल्ली में तो हिंसक हो गया, लेकिन यूपी में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि लोगों के अंदर भय है। उस हिंसा का कोई प्रभाव यूपी में नहीं पड़ने पाया। तो ये मतलब लोगों के अंदर ये भय है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में हिंसा करेंगे तो वसूली होगी और अगर इसका अनुपालन, इसका अनुकरण अगर दिल्ली सरकार करे, इसका अनुकरण अगर भारत की स्वयं जो है सरकार करे, तो निश्चित रूप से इन उपद्रवों पर अंकुश लगाया जा सकता है। और ये चिन्हित हो जाएगा कि हमारे देश का व्यक्ति कौन है और वास्तव में आतंकवादी कौन है। बिल्कुल। क्योंकि आतंकवादी तो वो तो आएगा, माहौल ख़राब करेगा और माहौल ख़राब करके चला जाएगा। आतंकवादी किसी के नहीं होते हैं, न नेशन के होते हैं, न किसके होते हैं। वो केवल स्वभाव से ही अपने स्वभाव उनको हमें मालूम नहीं उनको क्या ऐसा करके उनको क्या तुष्टि मिलती है, हमें समझ में नहीं आता है। बिल्कुल। आपने किसी को कहीं आपने प्रॉपर्टी को हत्या कर दिया, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोगों को चोट करके आपको क्या तुष्टि मिलती है, ये समझ में नहीं आता है। ये राक्षसी प्रकृति के लोग हैं। बिल्कुल। राक्षसी ऐसा होता है जो दूसरों को हार्म करके खुश होता है। ये राक्षसी प्रकृति के आदमी है और राक्षस को तो कठोर सजा मिलना ही चाहिए और राक्षसी प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए कठोरतम कानून बनना चाहिए। जैसा कि यूपी में पूज्य महाराज जी ने, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया था, या अभी लागू बनाया था, क्या बनाया है और अभी भी लागू है कि जहाँ क्षति हुई तुमसे वसूली हो, और उन्होंने वसूली करके दिखाया। मतलब इतना बड़ा आंदोलन, राम जन्मभूमि का आंदोलन जी, जिसमें योगी जी के मुख्यमंत्री के पूर्व की स्थिति जो थी उसमें तमाम सारे हिंसक घटनाएं हुई, लेकिन वो राम जन्मभूमि आंदोलन की समाप्ति जब कोर्ट का फैसला आया तो लोगों को लगा कि बड़ा उपद्रव होगा उत्तर प्रदेश में या संपूर्ण देश में, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। कुछ नहीं, सब लोगों ने स्वीकार किया, सब लोगों ने स्वीकार किया। जो लोग उसको, जो कुछ लोगों का बयान जरूर आए उसमें कि ये है, लेकिन सब लोगों ने स्वीकार किया। कोई कहीं एक भी प्रोटेस्ट का मार्च तक नहीं निकलने पाया। कहीं न कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर माने पब्लिक के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए सताने के नहीं है, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। बिल्कुल। तो यूपी में ये बात सुखद है, आपने बात कही कि राम जन्मभूमि का आंदोलन हो गया। आंदोलन के दौरान बहुत कई लोग मारे गए, लेकिन जब फैसला आ गया तो जो संभावनाएं थी वो निराधार की आशंका थी वो नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं शासक का जो एक वो होता है, एक हनक होती है, प्रभाव होता है। हाँ, वो हनक होता है, प्रभाव होता है, और जो उसका एक व्यक्तित्व होता है और उसकी जो कार्य पद्धति होती है और उसकी जो कार्य शैली होती है, इसके प्रभाव से कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। कहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली, उनका कार्य प्रभाव और उनका जो कार्य पद्धति है और जो उन्होंने जो कहते हैं करके दिखा देते हैं, कहनी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। ये जो उनका व्यक्तित्व का हिस्सा है, इसके नाते यहाँ शांति व्यवस्था बनी रही और कुछ नहीं हुआ। जहाँ हम बैठे हैं प्रोफेसर साहब, जिस गोरखनाथ मंदिर परिसर में बैठ करके हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये गोरखनाथ मंदिर स्वयं आतंकवादियों के हमेशा रडार पर रहने वाला ये स्थान है। लेकिन किसी आतंकवादी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो गोरखनाथ के आसपास या गोरखपुर के आसपास वो पहुंच करके जो है, और आज तो वैसे भी नहीं हिम्मत पड़ेगी कि जब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जब प्रदेश की बागडोर संभाल के रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में गोरखपुर में इस तरह के लोगों का कोई स्थान नहीं है। यहाँ के पीठाधीश्वरों के व्यक्तित्व का प्रभाव और बाबा गोरखनाथ की आध्यात्मिक शक्ति जो है
वह ऐसा है जो कि इस स्थान को अभी भी एक पूजनीय, दर्शनीय और अनुकरणीय बिल्कुल स्थान बना के रखा है। चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं कर लेता हूँ कि जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के, यद्यपि हिंसा के बाद वो तमाम एक बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घर वापस जा चुके हैं, लेकिन पुनः उसे एक नया स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है, तो किसानों से आप क्या कहेंगे? किसानों से मैं ये अपील करूँगा कि मोदी जी का जो आह्वान आया है कि एक टेलीफोन कॉल और हम बात करने को तैयार हैं, इसको वह दिल से स्वीकार करके एक बार वार्ता करने के लिए फिर आए हैं। और इस बार वार्ता करने हठधर्मता छोड़ें। शुरू में वातावरण अच्छा था, बाद में हठधर्मता किसानों के बीच में दिखाई पड़ी। केवल एक कानून को वापस लो के अलावा कोई बात करने वाले थे ही नहीं। उन्होंने एक मौका आपको दिया है, कुछ उन्होंने अपना सुझाव आपके पास दे दिया है और मोदी जी का आह्वान है कि एक टेलीफोन कॉल, हम फिर बात करने को तैयार हैं। इस आह्वान को वह अपना एक अवसर माने और आके बात करें और थोड़ी अपनी हठधर्म को छोड़ करके एक रास्ता दिखाने पर करें, क्योंकि नए कानून में भी कुछ किसानों का उत्पीड़न रोकने के कई प्रावधान हैं और ये बहुत ज़रूरी था। ये किसानों के इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ध्यान में रख कर किया गया कि उनका इंटरेस्ट, इसके पीछे इंटेंशन बहुत अच्छा है, बहुत ही श्रेष्ठ इंटेंशन से कानून बनाए गए हैं। तो उस जो श्रेष्ठ इंटेंशन है और जो मोदी जी का आह्वान है, इन दोनों को अपने मन में अपने मन, तन, मन, धन तीनों के प्रति आस्था दिखाते हुए बात करने को तैयार करें, बात करें और बात से हल निकल जाएगा। क्योंकि किसान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, कोई समाज किसान को इग्नोर नहीं कर सकता। मैं एक बात बताऊँ, और मैं गाजीपुर का बॉर्डर है वहाँ, वो जहाँ पर कि एक घटना है जहाँ पर किसान इकट्ठा, हालांकि घटना यहाँ नहीं हुई, यूपी में कोई घटना नहीं हुई, आतंकवादी कोई घटना, इस तरह का तोड़ फोड़ का हिंसा कोई घटना नहीं हुई। मैं भी गाजीपुर जनपद का रहने वाला हूँ, आपको बताया। वहाँ एक गांव है गहमर, बहुत बड़ा गांव है। गहमर में शायद ही कोई किसान रहते, किसानों का परिवार वहाँ रहता है, पूरा किसान परिवार है वो। कम से कम वहाँ 70 to 80% ऐसे घर हैं जहाँ पर हर घर से एक न एक जवान है। तो जवान और किसान भाई भाई हैं, जवानों से कोई संघर्ष नहीं है। और सब मानते हैं जो किसान पैदा करते हैं, इससे वही पकाया हुआ खाना हम भी खाते हैं, वही पकाना हुआ खाता उनका परिवार भी खाता है, उन्हीं द्वारा पकाया हुआ खाना माननीय मोदी जी भी खाते हैं, और सब लोग उन्हीं सबका उपकार कर रहे हैं। तो देश का उपकार, तो सबका उपकार करता है, वो अपने राष्ट्र का तो उपकार करेगा, राष्ट्र को तो भलाई करे, राष्ट्र को बदनाम न होने दे। सरकार के कदम से कदम मिला करके चलना है ताकि हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को गौरवान्वित कर सकें। आपने कार्यक्रम देखा, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगली बार किसी और बेहतर कार्यक्रम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए